महात्मा गांधी की हत्या, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी का काम था, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी साजिश जो एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर चली, और ये सब कुछ गहरी ऐतिहासिक पड़ताल पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो पूरी कहानी को पलट देता है। गांधी जी को मारने वाला व्यक्ति असल में वो था ही नहीं जिसे ये काम सौंपा गया था। जी हाँ, ये प्लान तो 10 दिन पहले ही बुरी तरह फेल हो चुका था। तो कहानी की शुरुआत एक अकेले हत्यारे से नहीं बल्कि एक नाकाम कोशिश से होती। तो चलिए कहानी को आखिर से नहीं बल्कि बीच से शुरू करते हैं, उस पहली नाकाम कोशिश की अफरा तफरी से। तो 20 जनवरी 1948 को प्लान क्या था? देखिए, प्लान बड़ा सीधा सा था, या कम से कम कागज पर तो ऐसा ही लगता था। सबसे पहले मदन लाल पाहावा नाम का एक आदमी बिरला हाउस में बम फोड़कर हंगामा खड़ा करेगा। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर दिगंबर बड़गे नाम के दूसरे आदमी को गांधी जी पर गोली चलानी थी, लेकिन ऐन मौके पर बड़गे की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर गया, अपनी रिवॉल्वर छिपा दी और बाकी के लोग भी भाग निकले। पकड़ा गया तो सिर्फ पाहावा। और अब जरा गांधी जी का रिएक्शन देखिए। जिस आदमी ने उन पर बम फेंका था उसके बारे में उन्होंने क्या कहा? उससे नफरत मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि उसे सही रास्ता दिखाए। कमाल है ना? अपनी जान लेने की कोशिश करने वाले के लिए भी नफरत नहीं बल्कि प्रार्थना। ये थे गांधी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी साजिश के पीछे आखिर कौन लोग थे, वो कौन से चेहरे थे? और यहीं से मदन लाल पाहवा की गिरफ्तारी के बाद एक एक करके सारे राज खुलने शुरू हुए। और इस साजिश का सबसे अहम चेहरा था नाथूराम गोडसे। ये कोई नया नाम नहीं था। गोडसे की सोच काफी कट्टर थी और वो पहले भी 1944 में गांधी जी पर चाकू से हमला करने की कोशिश कर चुका था। फिर आता है नारायण आप्टे। कह सकते हैं कि वो इस पूरे ऑपरेशन का मैनेजर था। सारी प्लानिंग, सारा इंतजाम वही देखता था। गोडसे के साथ मिलकर वो हिंदू राष्ट्र नाम का एक कट्टरपंथी अखबार भी चलाता था। और फिर एक नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर का। वो हिंदू महासभा के संस्थापक थे। इस साजिश में शामिल लोगों के लिए वो एक गाइडिंग स्पिरिट यानी वैचारिक गुरु की तरह थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी विचारधारा ने ही इस पूरी साजिश को प्रेरणा दी। तो जैसा कि देखा जा सकता है, ये कोई 2-4 लोगों का काम नहीं था, एक पूरी टीम थी। विष्णु करकरे जिसने बॉम्बर को भर्ती किया, मदन लाल पाहवा जो खुद बॉम्बर था, दिगंबर बड़गे हथियारों का डीलर जो बाद में सरकारी गवाह बन गया, यहाँ तक कि नाथूराम का छोटा भाई गोपाल गोडसे और हिंदू राष्ट्र सेना का कमांडर दत्तात्रेय परचूरे भी इसमें शामिल थे। मतलब एक पूरा का पूरा नेटवर्क। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी, बहुत धीरे धीरे बुनी गई साजिश थी जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जुलाई 1947 में नारायण आप्टे ने दिगंबर बड़गे से एक स्टेन गन खरीदी, हथियार आ गया। अगस्त 1947 में दिल्ली में इन सब की पहली मीटिंग हुई, प्लानिंग शुरू हो गई। जनवरी 1948 आते आते प्लान फाइनल हो गया कि मदन लाल पाहवा गोली चलाएगा। और फिर 17 जनवरी को दिल्ली निकलने से ठीक पहले गोडसे और आप्टे सावरकर से मिलने गए। हर कदम कितना सोचा समझा था ये साफ दिखता है। और उस मुलाकात में सावरकर ने उनसे क्या कहा? एक गवाह के मुताबिक उन्होंने कहा, यशस्वी होकर लौटो। ये 2 शब्द बाद में कोर्ट में एक बहुत बड़ा सबूत बने जो इस पूरी साजिश को उनके वैचारिक गुरु से जोड़ रहे थे। तो पहला प्लान तो फेल हो गया। इसके बाद ये सब लोग अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से मीटिंग की और इस बार एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। फैसला ये था कि अब कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे खुद गोली चलाएगा। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948, शाम के 5:12। पहली नाकाम कोशिश के ठीक 10 दिन बाद नाथूराम गोडसे गांधी जी के सामने आया, उनकी पोती को रास्ते से हटाया और अपनी बरेटा पिस्टल से एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। उस रात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर देश को जो बताया वो शब्द आज भी गूंजते हैं, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरे देश के दिल की आवाज थी। अब देखिए,
इन साजिशकर्ताओं को लगा था कि गांधी जी की हत्या से देश में उनकी विचारधारा के समर्थन में एक लहर उठेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका एकदम उल्टा। देश में क्रांति नहीं बल्कि उनकी विचारधारा के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़क उठा। हत्या के कुछ ही दिनों के अंदर पूरे देश में आरएसएस और हिंदू महासभा के दफ्तरों पर हमले होने लगे। लोगों का गुस्सा उफान पर था और नतीजा ये हुआ कि 4 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। जब मुकदमा चला तो फैसले आए। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दोनों को मौत की सजा मिली। 5 दूसरे लोगों को उम्र कैद हुई, लेकिन एक नाम वीडी सावरकर, उन्हें बरी कर दिया गया और उनका बरी होना आज भी इतिहास में एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो सवाल ये है कि सावरकर बरी कैसे हो गए जबकि उनके खिलाफ गवाह थे। देखिए, उनके खिलाफ सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने तो गवाही दी ही थी। उनके सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड ने भी माना था कि हत्या से पहले गोडसे और आप्टे उनसे मिले थे। लेकिन यहीं पर एक कानूनी पेंच आ गया। जज ने कहा कि सिर्फ एक साथी यानी अकम्प्लिस की गवाही किसी को दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं होती। उसकी बात की पुष्टि करने के लिए कोई दूसरा स्वतंत्र सबूत चाहिए होता है, और इस केस में बाकी के अहम गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुए। बस इसी एक टेक्निकलिटी की वजह से सावरकर छूट। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। आखिर में एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है, एक ऐसा मोड़ जो सीधा उसी गांधीवादी सोच से जुड़ा है जिसे ये हत्यारे खत्म करना चाहते थे। जस्टिस जी.डी. खोसला जो इस केस से जुड़े थे, उन्होंने लिखा है कि जेल में अपनी फांसी का इंतजार करते हुए नाथूराम गोडसे ने पछतावा जाहिर किया था। उसने कहा था कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति और देश सेवा में लगाना चाहेगा। और इससे भी बड़ी विडंबना देखिए, गोडसे के साथियों ने और तो और खुद गांधी जी के बेटे ने सरकार से अपील की कि गोडसे की मौत की सजा माफ कर दी जाए। उनकी दलील क्या थी? यही कि गांधी जी खुद मृत्यु दंड के खिलाफ थे। सोचिए, जिस इंसान की विचारधारा को खत्म करने चले थे, आखिर में अपनी जान बचाने के लिए उसी की विचारधारा का सहारा लेना पड़ा। उन्हें मारने की कोशिश तो की गई, लेकिन उनके विचारों को कोई गोली नहीं मार सकी। जैसा कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां यकीन ही नहीं कर पाएंगी कि ऐसा हार्ड मास का कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या गांधी जी के शरीर को खत्म करके उनके हत्यारों ने अनजाने में उनके